जी स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपने कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के एमसीक्यूज़ को। याद रखिएगा, ये आपको दूसरा टेस्ट इसके चैप्टर के मतलब रिसीव हो रहा है। डेफिनेटली इससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी बेटर हो जाएगी। और अगर आप इन एमसीक्यूज़ को डेली प्रैक्टिस करेंगे, जो आपको डेली आज सेशन के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं, इसके अलावा आपके डेली टेस्ट करवाए जाते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताया जाता है कि इन एमसीक्यूज़ को टैकल किस तरह से करना है, स्टेटमेंट को किस तरह से रीड करना है। तो ये तमाम चीज़ें आपको हेल्प आउट डेफिनेटली कर रही होंगी। तो अब चलते हैं इन एमसीक्यूज़ की डिस्कशन की तरफ। होप सो आप टेस्ट को अटेम्प्ट कर चुके हैं। विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स एक्शंस लाइक वॉकिंग एंड रनिंग। पर बच्चों पहले बात याद रखें, वॉकिंग, आप वॉक कर रहे हैं या भाग रहे हैं तो आप पागल तो नहीं है कि खुद ब खुद भागेंगे। आप डेफिनेटली किसी चीज़ से जो है वो जॉगिंग वगैरह कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली वॉलंटरली उस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये बात याद रखिएगा, आपका सिमेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो इस चीज़ को रेगुलेट कर रहा होता है। आपकी ये बात में होनी चाहिए कि आपके पास दो तरह के नर्वस सिस्टम्स होते हैं, एक सोमैटिक और एक आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आपके इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, और इसके अलावा जो सोमैटिक होता है वो आपके वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। वॉकिंग एंड रनिंग आपके डेफिनेटली वॉलंटरी एक्शंस है, तो उनको सोमैटिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट करेगा। पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। याद रखिएगा, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन स्टेम है। ठीक है, ब्रेन स्टेम भी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करता है, जबकि जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं बच्चों, वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है वो नहीं फॉर्म कर रही होती, और इसी को हमने तलाश करना था, क्योंकि स्टेटमेंट में हमसे कह रहा है डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये बात याद रहे, स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का चूंकि हिस्सा होती हैं, तो वो आपके सीएनएस को या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रेगुलेट नहीं करती हैं, उसके फॉर्म नहीं बनाती। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बच्चों, अल्फा में कहता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, बीटा में कहता है सेरिब्रम एंड स्पाइनल कॉलम। अच्छा, ये सेरिब्रम तो वैसे ब्रेन का एक हिस्सा है ना, तो बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम जरा देखते हैं फिर आगे। चार्ली में कहता है स्पाइनल नर्व्स ओनली, ये तो सिरे से एलिमिनेट हो गया ना, ये तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, अभी ऊपर पड़ा। डेल्टा में कहता है सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम ओनली, सेरिबेलम हो गया, ब्रेन स्टेम हो गया, हिस्से तो हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अल्फा में क्योंकि ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड पूरा बता रखा है तो हम इसी को ऑप्ट कर रहे होंगे। बीटा डेल्टा को इसलिए ऑप्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये ब्रेन के हिस्से हैं आगे फर्दर, लेकिन पूरा ब्रेन अगर कहीं पर मिल रहा है तो उसको आपने इनके ऊपर तरजीह देनी है, तो ये ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। नर्वस सिस्टम कहाँ पे एब्सेंट होता है? साइकोन, यूकलिप्टेला, इसके अलावा जेलीफिश। याद रहे, आपका जो साइकोन और यूकलिप्टेला होता है, इनके अंदर आपको नर्वस सिस्टम जो है वो मौजूद या यूं कह लें आपको नहीं नजर आ रहा होता। आपने ये बात याद रखनी है, साइकोन और यूकलिप्टेला जो है वो आपकी क्योंकि फाइलम पोरेफेरा से बिलोंग करते हैं, स्पॉन्जेस होते हैं, तो आपने ये बात याद रखनी है, इनके अंदर नर्वस सिस्टम जो है वो मौजूद नहीं होता। हाँ, अलबत्ता जेलीफिश के अंदर डिफ्यूज्ड फॉर्म में नर्वस सिस्टम जो है वो मौजूद होता है। अगर यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिखता तो वो तीनों में एब्सेंट होता है, लेकिन नर्वस सिस्टम अगर बात कर रहा है किस में एब्सेंट है, तो आपने साइकोन भी लगाना है, यूकलिप्टेला भी लगाना है, जबकि जेलीफिश को यहाँ से एलिमिनेट कर देना है क्योंकि इसके अंदर मौजूद होता है। तो बोथ ए एंड बी जो है वो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। ब्रेकियल प्लेक्सस सप्लाइज इन बच्चों, ब्रेकियल प्लेक्सस ये बड़ा प्यारा एमसीक्यू है, आपको अक्सर औकात प्रैक्टिस बुक्स में मिल रहा होता है। आप परेशानी में एमसीक्यूज ग्रुप के अंदर मैसेज करते हैं, फिर परेशानी क्रिएट करते हैं। याद रहे, ब्रेकियल प्लेक्सस जो होता है वो आपके अपर लिम्स को जो है वो ब्लड सप्लाई कर रहा होता है। ये बात याद रहे, इसकी जो नर्व्स होती हैं वो भी यहीं पर जाकर पेनिट्रेट कर रही होती हैं, और जो आपकी लोअर लिम्स होती हैं उनके अंदर एक मजीद स्ट्रक्चर होता है, उसको आगे डील करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू के अंदर यहाँ पे ये बात याद रहे, ब्रेकियल प्लेक्सस जो होता है वो आपके अपर लिम्स को सप्लाई कर रहा होता है। यहाँ से हार्ट एलिमिनेट हो जाएगा, लोअर लिम्स एलिमिनेट हो जाएंगे, एब्डोमेन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। आगे डील करते हैं द मेन ट्रांसमीटर फॉर सिनेप्सिस दैट लाई आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये तो आपको यूं समझ रहे हैं, ये एमसीक्यू एमडी कैट 2022 के अंदर भी पूछा गया था, एमडी कैट 2023 में नहीं मिलता, लेकिन ये आपको बार बार रिपीटेड वे में पूछे जाने वाले एमसीक्यू में से एक एमसीक्यू मिलता है। इसका आंसर होगा बच्चों एसिटाइलकोलिन। जब हम अपने मायोन्यूरल जंक्शन को या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को मसल्स वाले टॉपिक के अंदर डील करते हैं, तो ये बात याद रहे, वहां पर भी एसिटाइलकोलिन को ही हम पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वहां से स्टार्ट हो जाता है। तो अगर ये आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम है तो ये आपका एसिटाइलकोलिन ही होगा। एड्रीनालिन यहां पर नहीं होगा, ये इनसाइड पाया जाता है, सेरोटोनिन भी नहीं, डोपामीन भी नहीं। डोपामीन सेरोटोनिन के बारे में याद रखिएगा, डोपामीन आपको सेंस ऑफ प्लेजर प्रोवाइड करने वाला हार्मोन होता है, जबकि सेरोटोनिन जो है वो स्लीप सेंसेशंस वगैरह के अंदर इन्वॉल्वमेंट प्ले कर रहा होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों? डेल्टा होगा। व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ इंसुलिन बच्चों? केमिकल नेचर ऑफ इंसुलिन क्या है? याद रहे, यहाँ से केमिकल कोऑर्डिनेशन को आपने देखना है, क्योंकि दोनों को हमने डील करना है। यहाँ पर केमिकल कोऑर्डिनेशन हो, नर्वस कोऑर्डिनेशन हो, दोनों को हमने यहाँ पर देखना है। तो केमिकल नेचर इंसुलिन की क्या होती है? डेफिनेटली प्रोटीन होती है। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। बीटा अमाइनो एसिड डेरिवेटिव यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। चार्ली में कहता है मेड फ्रॉम कोलेस्टेरॉल, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा।
जाएगा। यहाँ पे कहता है लिपोप्रोटीन, डेल्टा में क्या कहता है, लिपोप्रोटीन से बने होते हैं, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने इसकी तो कॉम्पोजिशन में नहीं पढ़ा। एक बात और याद रखिएगा, इंसुलिन के अलावा ग्लूकागॉन को भी अगर रिलेट करना चाहे यहाँ पर, तो आपने इसको ऑप्ट कर लेना है कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है वो दोनों ही आपके पास प्रोटीन नेचर के हार्मोन होते हैं। इनकी केमिकल नेचर के हवाले से इसी तरह का सवाल आता है, ठीक है। तो अक्सर जो आपको अपने पीएमडीसी के सिलेबस में आउटलाइन मिलती है कि आपने नेचर ऑफ हार्मोन्स को लाजमी करना है, तो इसी तरह के सवालों से आप जो है वो आपका पाला पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हेन वेसोप्रेसिन इज नॉट सिक्रीटेड द कंडीशन दैट ऑकर्स इज कॉल्ड। एक बात याद रहे, या यूनिवर्सिटी के अंदर अक्सर औकात जो है वो स्टूडेंट्स आकर ये कहते हैं कि उनका डायूरेसिस हो जाएगा, डायूरेसिस। तो ये बात याद रहे, आपका जो वेसोप्रेसिन है ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। मतलब ये है कि ये यूरिन के अंदर पानी ना सिक्रीट हो ज्यादा अमाउंट में, इसको रोक रहा होता है, ठीक है। वेसोप्रेसिन का काम ये होता है कि ये आपके यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर सिक्रीट होकर आपके पानी की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। और अगर ये नहीं आता तो आपको जो कंडीशन देखने को मिलती है वो ना तो डायबिटीज मेलाइटस होती है, ना ही एक्रोमेगैली होती है, ना ही ड्वार्फिज्म होता है, बल्कि वो डायबिटीज इंस्पाइडस होता है। आपको यूरिन के अंदर ज्यादा मात्रा में, ज्यादा कंसेंट्रेशन में, ज्यादा अमाउंट में पानी देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। आगे डील करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कॉर्टिसोल brings about an increase in blood glucose level mainly by its production from protein and ये डायरेक्टली बुक की लाइन है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। देखें, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है तो आपने यहाँ पे इंसुलिन को तो ऑप्ट नहीं करना क्योंकि वो तो डिक्रीज करता है, एस्ट्रोजन को भी ऑप्ट नहीं करना, यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन को भी ऑप्ट नहीं करना, इनका तो कोई रिलेशन ही ना बनता। तो आपने बताना है यहाँ पर ग्लूकागॉन जो है उसको आप ऑप्ट कर रहे होंगे। सॉरी, इसको मैं यहाँ पे रेस करता हूँ, ये बात याद रहे, यहाँ पर हमारे पास क्या करेक्ट आंसर होगा आपने याद रखना है कि वो हमारे पास ग्लूकागॉन जो है उसी की वजह से हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है। आगे चलते हैं। विच डिजीज इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्सेस एमएसएच सिक्रीशन। एमएसएच जो होता है उसको मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। मेलानोसाइट आपकी स्किन के अंदर प्रोड्यूस होने वाले सेल्स होते हैं और डार्कनिंग ऑफ स्किन के अंदर इनका बड़ा अहम रोल होता है। तो डिजीज जो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास एडिसन्स डिजीज होता है। और यही आपको अक्सर का जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनके अंदर आपको ये देखने को मिलता है कि वहाँ पर स्किन जो है वो काफ़ी डार्किश ब्राउन हो चुकी होती है। वहाँ यहाँ पर एमएसएच जो है वो ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो रहा होता है जो मेलानोसाइट को आगे स्टिमुलेट कर रहा होता है। तो इसको एडिसन्स डिजीज भी बोलते हैं। और इसके अलावा सनलाइट में भी आपने कुछ लोगों को देखा होगा बैठे बैठे काले हो जाते हैं। तो यही वजह है कि हमारे पास जो एमएसएच सिक्रीशन है वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रही होती है। अल्जाइमर्स को, पार्किंसंस को, ये दोनों तो आपके पास नर्वस डिसऑर्डर्स होते हैं। कुशिंग्स को यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे। कुशिंग सिंड्रोम को मून फेस डिजीज भी बोलते हैं। इसको आगे डील करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कौन सा नहीं है गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। यहां पर स्टेटमेंट को बड़े गौर से देखा करें, पूछ रहा है नॉट, उसको होना नहीं चाहिए, बाकी सारे होंगे, एक नहीं होगा, उसको तलाश करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। हमारे पास एस्ट्रोजन क्या होता है, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन नहीं होता, बिल्कुल भाई नहीं होता। ये आपके पास गोनेट से रिलीज होने वाला हार्मोन होता है। हाँ, हमारे पास एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ये सारे के सारे गोनेडोट्रोफिक हार्मोन होते हैं। लेकिन जो नहीं होता वो हमारे पास एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन दोनों मेंशन कर दे तो हमारे पास वो नहीं हो रहे होते, ठीक है। आगे डील करते हैं। फीमेल्स टेस्टोस्टेरॉन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, याद रहे फीमेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरॉन आपको एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता हुआ मिल रहा होता है। गिराफिन फॉलिकल को यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे, इससे तो एस्ट्रोजन आ रहा होता है ना भाई। एड्रीनल मेड्यूला को तो हम यहाँ पर रिलेट नहीं करते, इससे तो हमारे पास एड्रीनालिन, नॉर एड्रीनालिन, जिनको एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन बोलते हैं, वो आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर नन भी एलिमिनेट हो जाएगा, चार्ली अल्फा दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। बीटा जो है हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। वेस्कुलराइजेशन इन एंडोमेट्रियम इज इंड्यूस्ड बाय, वेस्कुलराइजेशन को एंडोमेट्रियम के अंदर कौन इंड्यूस कर रहा होता है, आपने बताना है कि वो हमारे पास एस्ट्रोजन होता है, ना ही एलएच होता है, ना ही एफएसएच होता है, ना ही आईसीएसएच होता है। एलएच और आईसीएसएच एक ही बात है, मेल्स के अंदर इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंसी के लिए आईसीएसएच कह दिया जाता है, बहरहाल बात एक ही है। तो ये बात याद रहे, वेस्कुलराइजेशन एंडोमेट्रियम के अंदर इंड्यूस करने वाले हार्मोन का नाम गॉनेट से आने वाले क्या होता है, एस्ट्रोजन। फीमेल गॉनेट स्पेसिफिकली अगर बात करें तो एस्ट्रोजन आ रहा होता है। वेस्कुलराइजेशन को या ब्लड वेजल्स को एंडोमेट्रियम के अंदर पेनिट्रेट करवाना, ये सारा का सारा इसका काम होता है क्योंकि सेकेंडरी कैरेक्टर है। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन फ्रॉम द ब्लड बाय द लिवर ड्यू टू इंसुलिन, इंसुलिन की वजह से ब्लड से लिवर क्या अपटेक कर लेता है। तो थोड़ा सा अगर उर्दू में तर्जमा करें ना तो चीज तक पहुंचना आसान हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन फ्रॉम द ब्लड बाय द लिवर ड्यू टू इंसुलिन, ये बात याद रहे, ब्लड से आपका लिवर ग्लूकोज निकाल लेता है और उसको ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। तभी हम ये कहते हैं ना कि हमारे पास लिवर जो है वो सेंट्रल मेटाबॉलिक हाउस है। अगर आप होम्योस्टेसिस का चैप्टर वैसे तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इल्म होना चाहिए कि आपके पास लिवर जो होता है वो सेंट्रल रेगुलेटर होता है, या यूं समझ लें मेजर मेटाबॉलिक, मेजर होम्योस्टेटिक सेंटर होता है। इसके अंदर मेजर फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं। इसके अलावा बैलेंसिंग के फंक्शंस, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करना, इसको ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं या ग्लाइकोलाइसिस भी बोल रहे होते हैं।
ग्लाइकोलाइसिस ना कहें, उसको तो पायरुवेट के अंदर तोड़ना कह रहे होते हैं। बहरहाल ग्लाइकोजेनेसिस अगर कहना चाहें तो वो बात बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर ये बात याद रहे, ब्लड से आपका लिवर जो है वो ग्लूकोज को अपटेक कर लेता है। यहाँ पर ग्लूकागॉन को ऑप्ट नहीं करना, ये तो हार्मोन होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को भी ऑप्ट नहीं करना, ये भी हमारे पास हार्मोन होता है। ऑल ऑफ दीज वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। बीटा जो है हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, डेफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। अच्छा, ये पैराथॉर्मोन कैल्सिटोनिन, ये बड़ा कंफ्यूज करते हैं हमें। आपने एक बात याद रखनी है, पैराथॉर्मोन के केस में आपने इसका ब्लड से डायरेक्ट रिलेशन बता रहे होना है। कैसे? मैंने कहा पैराथॉर्मोन को आपने रिलेट करना है कि अगर तो ये ज्यादा होगा तो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ेगा, अगर ये पैराथॉर्मोन कम होगा तो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल डिक्रीज होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर हमें पैराथॉर्मोन की डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है तो आपने ये बताना है कि यहां पर क्या होगा, टेटनी देखने को मिल रहा होगा, सॉफ्ट बोन्स नहीं होंगी, क्योंकि अगर ये डिक्रीज अमाउंट में तो डेफिनेटली बोन्स के अंदर तो कैल्शियम लेवल बढ़ रहा होगा ना, तो बोन सॉफ्ट कैसे होंगी फिर? हाँ, ब्रिटल अगर कहना चाहता तो वो ठीक थी बात, लेकिन यहां पर इसको ऑप्ट नहीं करेंगे, सॉफ्ट बोन्स को भी ऑप्ट नहीं करेंगे, रिकेट्स को भी वैसे भी ऑप्ट नहीं करेंगे, तो बच्चों के अंदर डिजीज होती है ना। डेल्टा में जो टेटनी लिखा हुआ है बिल्कुल इसको ऑप्ट कर लेंगे, क्योंकि इसका डायरेक्टली ब्लड के साथ रिलेशन होता है। इसको आपने पैराथॉर्मोन को बस याद रख लेना है, कैल्सिटोनिन को इसका उल्टा कर देना है, तो चीज तक आप आराम से पहुंच सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। टेटनी, टेटनी इज कंसिडर टू बी द रिजल्ट ऑफ, टेटनी होता है बच्चों हाइपोकैल्सीमिया से। अभी ऊपर मैं बता चुका हूं, अब दोबारा इसको करने की जरूरत नहीं है। यहां पे एक ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ होगी, इसको जरा करेक्ट कर लें। यहां पर आएगा हमारे पास हाइपोकैल्सीमिया, क्या मैंने कहा? यहां पर आएगा हाइपोकैल्सीमिया, और अगर हाइपोकैल्सीमिया आएगा तो आपने ये बात याद रखनी है कि हाइपोकैल्सीमिया की ही वजह से हमारे पास ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल ड्रॉप होगा और टेटनी हमें देखने को मिल रहा होगा। ये डिजीज होती है, इसको मसल्स में डील करेंगे। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बस आपने लोकेशन को बताना है। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा होता है, पोस्टीरियर से, एंटीरियर से, और इसके अलावा एक्सटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या बात लिखी हुई है? तो कहीं पढ़ा ही नहीं हमने। एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियन पढ़े, एक्सटीरियर लोब क्या होता है ये बिल्कुल एलिमिनेट कर दें। एंटीरियर लोब ऑफ थायराइड ये क्या चीज होती है, इसको भी एलिमिनेट कर दें। चार्ली में कहता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, हाँ ये कुछ अच्छा ऑप्शन है, लेकिन यहां पर इसको ऑप्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पोस्टीरियर से तो हमने दो हार्मोन्स पढ़े हैं, एडीएच और इसके अलावा ऑक्सीटोसिन। उसके अलावा दोनों बाकी जितने हार्मोन्स आपसे पूछे जाएंगे एमएसएच को छोड़कर, वो सारे के सारे एंटीरियर लोब से आ रहे होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ह्यूमंस के अंदर प्लासेंटा को कौन एस्टैब्लिश करता है? ह्यूमंस प्लासेंटा इज एस्टैब्लिश बाय, याद रहे प्लासेंटा को एस्टैब्लिश करने वाला जो हार्मोन होता है वो हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन होता है। एस्ट्रोजन को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। हाइपोथैलेमस और थैलेमस वैसे ही ब्रेन पोर्शंस हैं, और अगर प्लासेंटा को एस्टैब्लिश करवाना है तो ये हमारे पास इसलिए किया जाता है ताकि न्यूट्रिएंट्स वगैरह को प्रोवाइड किया जा सके टू द फीटल बॉडी थ्रू द मैटरनल बॉडी। तो ये बात याद रहे, हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन इसको डेवलप करता है, एस्ट्रोजन को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। डेफिशिएंसी ऑफ कॉर्टिकल हार्मोन्स कॉजेज, बच्चों डेफिशिएंसी होना कॉर्टिकल हार्मोन की हमारे पास एडिसन्स डिजीज को रिलेट कर रहा होता है। नर्वस और कैल्शियम डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिल रहे होते हैं यहाँ पर। इसके अलावा कुशिंग सिंड्रोम को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। ये एक्सेस ऑफ कॉर्टिकल हार्मोन्स अगर बात करता तो उसको ऑप्ट करते। कुशिंग सिंड्रोम में हम इसको जो है वो मून फेस डिजीज भी बोल रहे होते हैं, तो फेस के अंदर आपको अडीमा देखने को मिल रहा होता है। बार आखिर इसको हम सर्कुलेशन के चैप्टर के अंदर जब दोबारा से डील करेंगे ना, उसमें मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। लेकिन कुशिंग सिंड्रोम को आपने याद रखना है, मून फेस डिजीज भी बोलते हैं, और ये एक्सेस ऑफ कॉर्टिकल हार्मोन्स की वजह से देखने को मिल रहा होता है। बार आखिर यहाँ पर आंसर क्या होगा भाई? हमारे पास एडिसन्स डिजीज आंसर होगा। ड्वार्फिज्म यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, क्रेटिनिज्म यहां से एलिमिनेट कर देंगे। गोइटर कहां पे डेवलप होता है बच्चों? गोइटर इज डेवलप्ड इन, गोइटर के बारे में आपने याद रखना है, चाहे हाइपरथायराइडिज्म हो चाहे हाइपोथायराइडिज्म हो, दोनों के अंदर डेवलप हो रहा होता है। हाइपोकैल्सीमिया के अंदर डेवलप नहीं होता। याद रहे हाइपरथायराइडिज्म में इसको एक्सोप्थैलेमिक एक नया नाम देकर, लेकिन होता तो गोइटर ही है, तो एक्सोप्थैलेमिक गोइटर लेबल कर रहे होते हैं। इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म में अगर आपसे पूछा जाए तो इसको सिंपली गोइटर आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से रिलेट करते हैं। इसको मैंने तमाम चीजों को पढ़ा रखा है, उस लेक्चर को जरा गौर से सुनिएगा जाकर। गोइटर कहां पे डेवलप होता है? मैंने क्या कहा? हाइपरथायराइडिज्म में भी और हाइपोथायराइडिज्म में भी डेवलप हो रहा होता है। कैल्सीमिया को रिलेट नहीं करना, यहां पे बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। ठीक है, डेल्टा को भी एलिमिनेट कर देंगे। थायराइड हार्मोन इंक्रीजेस मेटाबॉलिक रेट बाय, याद रहे ये बुक की एग्जैक्ट लाइन है, एग्जैक्ट वर्डिंग है। मैंने बार बार कहा है, लेक्चर को चाहे जितनी मर्जी दफा रिपीटेड वे में सुन लें, आपने बुक की वर्डिंग को यहाँ याद हमेशा रखना है। वो आपसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे व्यू पर हमने बुक की लाइंस को डील किया तो अक्सर औकात हमें सवाल का जवाब नहीं भी पता होता, लेकिन अगर बुक की वर्डिंग हमें एक्जैक्टली रिमेंबर या याद होती है तो हम उस ऑप्शन तक जल्दी से पहुंच सकते हैं। अब देखें, अगर तो आपने बुक को रीड किया हुआ फिर तो आप कहेंगे अल्फा ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लिक एसिड निकालो इससे, ब्रेकडाउन ऑफ विटामिन निकालो इससे, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन निकालो इससे, डेल्टा में जो ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लिखा हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये क्योंकि बुक की लाइन है तो आपने अगर पढ़ी होगी तो डेफिनेटली आप इस तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बुक की वर्डिंग नहीं पढ़ी हुई तो मेटाबॉलिक रेट को देखें। अगर आपने बढ़ाना है तो डेफिनेटली आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का जो एडम्स एप्पल जिसको लेबल कर रहे होते हैं, और ट्रैकिया की जो एक सब डिवीजन होती है वो काफ़ी उभरी हुई होती है, उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन की जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है बड़ा इन्फ्लुएंस कर रहा होता है उस चीज़ को। तो वहाँ पर हम यही बात करते हैं कि उन लोगों का अक्सर औक़ात मेटाबॉलिक रेट जो है वो हाई होता है, और इसी की वजह यही है कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन बड़ी जल्दी जल्दी हो रहा होता है। ठीक है, इनसफिशिएंट थायरॉक्सिन इन अडल्ट्स लीड्स टू, याद रहे अडल्ट्स के अंदर अगर बात कर रहा है तो आपने क्रिटिनिज्म की तरफ कभी
भी नहीं जाना। क्रिटिनिज्म को हम कहते हैं कॉन्जेनिटल डेफिशिएंसी होना। कॉन्जेनिटल का मतलब है बर्थ डेफिशिएंसी होना। तो क्रिटिनिज्म, सी फॉर क्रिटिनिज्म, सी फॉर कॉन्जेनिटल। ठीक है, ये बात इस तरह से याद रहेगी, फिर इसको भूलना नहीं है। अब अडल्ट्स के अंदर बात कर रहा है तो आपने इसको मिक्स एडीमा लेबल करना है, ड्वार्फिज्म लेबल नहीं करना, ये तो एसटीएच की डेफिशिएंसी होती है। इसके अलावा क्रिटिनिज्म को भी लेबल नहीं करना। मैंने वही कहा, यहां पर अगर कॉन्जेनिटल डेफिशिएंसी पूछता तो इसको ऑप्ट कर लेते। और ग्रेव्स डिजीज तो सिरे से ही गलत है, क्योंकि ग्रेव्स डिजीज को हम लेबल करते हैं यहाँ पर कि वो हमारे पास कुशिंग्स डिजीज, सॉरी ग्रेव्स डिजीज हमारे पास किस वजह से होता है, हमारे पास थायरॉक्सिन जो है वो इनफ या यूं कह लें कि नॉर्मल से ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा हो, तो वहाँ पर हम रिलेट करते हैं। बारह खैर यहाँ पर आंसर क्या होगा, अडल्ट्स के अंदर इनसफिशिएंट थायरॉक्सिन लीड्स टू मिक्स अडीमा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ एसटीएच, बिल्कुल। अल्फा में कहता है ग्रोथ ऑफ बॉडी, बात बिल्कुल ठीक है। बीटा में कहता है बॉडी मेटाबॉलिज्म, चार्ली में कहता है ग्लूकोज ब्रेकडाउन, डेल्टा में कहता है हीट प्रोडक्शन। अब क्या करें, ये बातें तो सारी सही लग रही हैं। आपने ये बात याद रखनी है, सोमैटोट्रोफिक हार्मोन के जब डिजीजेस को हम डील करते हैं तो वहां पर दो डिजीजेस जो हैं वो ग्रोथ के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। ठीक है ना, ड्वार्फिज्म, अंडर प्रोडक्शन। इसके अलावा जो आप बाकी चीजों को डील करते हैं, एक्रोमेगैली, जाइगेंटिज्म, तो वो हमारे पास ग्रोथ ऑफ बॉडी के साथ रिलेट कर रही है, तो आपने इसी को ऑप्ट करना है। ठीक है, इसमें आपने बॉडी मेटाबॉलिज्म की तरफ नहीं जाना, ग्लूकोज ब्रेकडाउन की तरफ नहीं जाना, रेस्पिरेशन थोड़ी डील कर रहे हैं। डेल्टा में कहता है हीट प्रोडक्शन होना, हाँ ठीक है ये बात, लेकिन हम यहाँ पर ग्रोथ ऑफ बॉडी को ज्यादा अच्छे से ऑप्ट कर रहे होंगे। आगे कहता है डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पैराथायरॉइड लीड्स टू। देखिए मैंने कहा है पैराथायरॉइड को अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए डायरेक्टली ब्लड ग्लूकोज लेवल के साथ एसोसिएट कर दें, अगर ये कम हो रहा है तो कैल्शियम लेवल ब्लड के अंदर डिक्रीज हो रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था। बीटा हमारे पास इस चीज को जस्टिफाई कर रहा है कि डिक्रीज जो हमारे पास कैल्शियम लेवल में देखने को मिलेगा कि ब्लड के अंदर डिक्रीज होगा कैल्शियम लेवल, तो ये बात इस चीज को जस्टिफाई करती है कि पैराथायरॉइड की जब हमें डिक्रीज पैराथार्मोन की जब प्रोडक्शन में जब डिक्रीज देखने को मिलेगा तो इसमें हमारे पास कैल्शियम लेवल जो है वो भी ड्रॉप हो रहा होगा। इंक्रीज नहीं कहना आपने कभी भी, ये तो अगर यहाँ पे बात करते हैं ना डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कैल्सिटोनिन, तो फिर आप इसको ऑप्ट कर सकते थे, लेकिन हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास बीटा होगा। इट इज नॉट सिक्रीटेड बाय प्लासेंटा। प्लासेंटा से क्या नहीं बन रहा होता, प्रोजेस्टेरॉन बन रहा होता है, एस्ट्रोजन बन रहा होता है। चार्ली में कहता है ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, ये भी बिल्कुल बात ठीक है आपकी। जो पंजाब वाली बुक है ये चीज इस चीज को मेंशन करती है, इस हार्मोन का नाम भी मेंशन करती है, तो आपने ये बात याद रखनी है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये हमारे पास जो है वो नहीं सिक्रीट हो रहा होता प्लासेंटा से। डेफिनेटली यहाँ पर अब ल्यूटिनाइजेशन तो नहीं करवानी ना, ये तो डेफिनेटली स्टैब्लिश ही तब हुआ जो ओव्यूलेशन जो है वो काफी 14th डे पे ऑलरेडी हो चुकी है, तो इसको अपने यहाँ से ऑप्शन को पिक कर लेना और एलिमिनेट कर देना, कहना है भाई यही वो हमारे पास हार्मोन है जो प्लासेंटा से स्टैब्लिश नहीं हो रहा होता। FSH इज रिलीज फ्रॉम, बच्चों याद रहे FSH जो है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा होता है, हाइपोथैलेमस से आपने इसको ऑप्ट नहीं करना। डेफिनेटली इंटीरियर लोबो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इसको रिलीज कर रही होती है, ब्रेन इसको रिलीज नहीं करता, ब्लड हमारे पास रिलीज नहीं करता। हाँ ब्लड में जाता जरूर है ये, लेकिन वहां से रिलीज नहीं हो रहा होता। ठीक है, पी शेप ग्लैंड अटैच टू ब्रेन्स, हाइपोथैलेमस इज नोन एज, बहुत ही बच्चों वाला सवाल है, आपने बताना है पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो पी शेप स्ट्रक्चर, मटर के दाने जितना एक ग्लैंड होता है जो हमारे पास ब्रेन के हाइपोथैलेमस के साथ एक स्ट्रक्चर होता है बैंड ऑफ एक्सोन, जिसको क्या बोलते हैं फंडिब्यूलम, वो हमारे पास हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड की अटैचमेंट को रेगुलेट कर रहा होता है या अटैचमेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आयोडोप्सिन, थायराइड, रेडोप्सिन, इसको एलिमिनेट कर देंगे। आगे चलते हैं, थाइमस इज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। अगर लिम्फेटिक सिस्टम का लेक्चर ले चुके हैं तो फिर तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जनवरी बैच के स्टूडेंट्स भी ले चुके हैं, इसके अलावा नवंबर बैच के दोनों स्टूडेंट्स को मैंने वो लेक्चर प्रोवाइड किया था। थाइमस का पता होना चाहिए, थाइमस एक बड़ा इंपॉर्टेंट लिम्फॉइड स्ट्रक्चर होता है और ये हमारे पास मीडियास्टीनम के अंदर अपर थोरैक्स के अंदर लोकेट करता है, तो यहीं पे आपने इसको ऑप्ट कर लेना है। मेडुला ऑब्लोंगेटा बहुत ही ऊपर चला गया है, दिमाग में थोड़ी प्रोड्यूस होता है यहाँ पर, ये तो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको थाइमोसिन बोल रहे होते हैं, तो ये चीजें यहाँ पर हमें अपने मीडियास्टीनम अपर थोरैक्स के अंदर देखने को मिल रही होती है, जस्ट बिलो द क्लेविकुलर। अगर इसको सब क्लेविक्युलर स्ट्रक्चर भी मेंशन किया जाए तो वो बात भी बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आपने इसको गलत नहीं समझना। अल्फा में कहता है मेडुला ऑब्लोंगेटा एलिमिनेट कर दें, लोअर थोरैक्स बिल्कुल भी नहीं आएगा यहाँ पर, बोथ ए एंड बी तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो इस चीज को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, ओहो ये काम क्यों नहीं कर रहा, तो ये चीज याद रहे कि हमारे पास मीडियास्टीनम के अंदर और अपर थोरैक्स के अंदर मौजूद होता है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, एक मिनट बच्चों, ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है ये बात याद रहे, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। हाँ अब देखें आपकी बहस ये हो सकती है सर लिवर क्यों नहीं आपने ऑप्ट किया, आपने बता रखा है लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। हाँ अगर यहाँ पे मेंशन करता ना लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, फिर आप कहते हैं लिवर है, यहाँ पे जो एंडोक्राइन का वर्ड मेंशन कर दिया है इसने हमें मजबूर कर दिया है कि हम यहाँ पर थायराइड ग्लैंड की तरफ चलें। हाँ मैंने पहले पिट्यूटरी बोल दिया, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, बात याद रहे पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं होता, लिवर नहीं होता और हमारे पास थाइमस भी नहीं होता, थायराइड ग्लैंड हमारे पास लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। हमारे पास अगर लार्जेस्ट ग्लैंड इस तरह से स्टेटमेंट होती तो इसको लिवर ऑप्ट करते। ठीक है, विच ऑफ दीज डज नॉट पार्टिसिपेट इन रिफ्लेक्स एक्शन, अल्फा में कहता है मोटर न्यूरॉन बिल्कुल करता है, फैक्टर बीटा में कहता है बिल्कुल करता है, चार्ली में कहता है पिट्यूटरी नहीं भाई ये नहीं करता। ठीक है, डेल्टा में कहता है स्पाइनल कॉर्ड ये भी बिल्कुल करता है। आपने अगर रिफ्लेक्स सर्किट पढ़ रखा है मुझसे तो ये बात आपको बहुत ही आसान तरीके से पता होगी कि रिसेप्टर सेल्स, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन, उसके बाद आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्पाइनल कॉर्ड पोर्शन जिसमें इंटर न्यूरॉन्स मौजूद हैं, फिर उसके बाद मोटर न्यूरॉन्स के बाद इफेक्टर सिग्नल चला जाता है। ठीक है, मोस्ट रिफ्लेक्स आर्क्स आर,
और जो याद रहे मोस्ट रिफ्लेक्स सर्किट्स जो होते हैं वो हमारे पास पॉलीसाइनेप्टिक होते हैं, ये बात याद रहे डेफिनेटली। आप अपने पढ़ते हैं ना रिफ्लेक्स सर्किट को, उसमें भी हमने जितने भी सर्किट्स को डील किया है वो तमाम के तमाम तकरीबन नी जर को हमने डील करवाया, इसके अलावा हैंड जर को डील करवाया, तो वो सारे के सारे पॉलीसाइनेप्टिक है। एक से ज़्यादा साइनेप्सिस वहाँ पर देखने को मिल रहे होते हैं। मोनोसाइनेप्टिक को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, हेमीसाइनेप्टिक को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, नन ऑफ दीज को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। आगे चलते हैं बच्चों, पेटलर रिफ्लेक्स एंड द एचएलएस रिफ्लेक्स आर एग्जांपल्स ऑफ। अच्छा, ये क्वेश्चन को ऐड करने का मकसद ये ताकि आपको ना एक्सेप्शंस का भी पता हो। अगर हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन डील कर लिया है कि ज़्यादातर रिफ्लेक्स आर्क्स जो होते हैं वो हमारे पास पॉलीसाइनेप्टिक होते हैं, तो डेफिनेटली अगर मोस्ट का वर्ड हटाकर रिफ्लेक्स आर्क्स के बारे में जनरली बात करें तो हमारे पास कुछ ऐसे भी होने चाहिए जो मोनोसाइनेप्टिक हो। तो बिल्कुल हमारे पास पेटलर और एचएलएस रिफ्लेक्सेस जो होते हैं ये बिल्कुल आपकी बॉडी के अंदर इनवॉलंटरली प्रोड्यूस होने वाले रिफ्लेक्सेस होते हैं सर्टन कंडीशंस के अंदर। तो ये कौन से होते हैं? हमारे पास मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस होते हैं। पॉलीसाइनेप्टिक को, हेमीसाइनेप्टिक को एलिमिनेट कर देंगे और इसके अलावा नन ऑफ दीज भी जो है वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। The term that should be last in the reflex sequence is, ये बात याद रहे हमारे पास रिफ्लेक्स सीक्वेंस के अंदर लास्ट आने वाली टर्म जो है वो इफेक्टर होती है, रिसेप्टर नहीं होती, वो सबसे फर्स्ट होती है। सेंसरी न्यूरॉन भी नहीं होता, वो सेकंड होता है। मोटर न्यूरॉन भी नहीं होता, वो तो फोर्थ होता है। ठीक है, तो ये बात याद रहे, आगे आपने इसको कभी भूलना नहीं है। ये रिफ्लेक्स सर्किट को याद रखिएगा। इसी तरह से इस तरह के सवाल बन रहे होते हैं और हम इसमें कंफ्यूज हो रहे होते हैं। हालांकि बातें बिल्कुल सिंपल सी हैं, आसान सी हैं, बहुत ही लीनियन बातें जो हमने बार बार डिस्कस कर रखी हैं, तो आपने ये बातें याद रखनी है। ठीक है, रिफ्लेक्स सेक्शन इज कंट्रोल्ड बाय, रिफ्लेक्स सेक्शन देखें हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल हो रहा होता है। आप में से काफियों ने ऑटोनोमिक लगाया होगा आपने, क्योंकि मैंने बता रखी है, आप में से आप बहस करेंगे सर आपने बताया इनवॉलंटरली कंट्रोल होता है रिफ्लेक्स सेक्शन, तो आप ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को क्यों नहीं ऑप्ट करें? भाई रिफ्लेक्स सेक्शन के अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड मुकम्मल इन्वॉल्वमेंट प्ले कर रहा है अपनी, तो आप इसको ऑप्ट करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। हाँ, अगर ये मौजूद ना होता फिर आप इस बेस पर जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कर सकते थे कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो इसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट प्ले करता है। ठीक है, बाकियों को एलिमिनेट कर दें, पेरिफेरल हो चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम हो, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ से आ गया यहाँ पे? आगे डील करते हैं, पाथ टेकन बाय द नर्व इंपल्स इन अ रिफ्लेक्स इज कॉल्ड, इसको रिफ्लेक्स आर्क बोल रहे होते हैं। एग्जैक्टली बुक की स्टेटमेंट है। नर्व सेल तो बिल्कुल भी नहीं होता, रिसेप्टर सेल्स भी बिल्कुल नहीं होता, और मिक्स्ड नर्व, ये तो सेंसरी मोटर का मिक्सचर होती है ना, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। ये हमारे पास सेंसरी जो हमारे पास स्पाइनल नर्व्स होती हैं उनकी कैटेगरी में फॉल करता है, तो इसको यहाँ से आपने एलिमिनेट कर देना, कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, आगे चलते हैं। रिफ्लेक्स सेक्शन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स, एंड याद रहे ये हमारे पास हायर एनिमल्स के अंदर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स होता है, और स्मॉलर एनिमल्स को आपने कभी भी याद नहीं रखना, सिंपलर एनिमल्स को भी याद नहीं रखना, लोअर एनिमल्स के सारे किंगडम एनिमेलिया के अंदर हमने डील करना है। जब मैं आपको टेबल डील करवाऊंगा ना, होप सो इंशाल्लाह 1 वीक के अंदर आपको डिलीवर कर दूंगा मैं। तो ये बात याद रहे, रिफ्लेक्स सेक्शन जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पांस होता है हायर एनिमल्स के अंदर। अपने आप को देखें ना, आप कितने हायर दर्जे के एनिमल्स हैं, स्पीच से आप गिफ्ट किए हैं, तो आप हायर एनिमल की कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम इज रिस्पांसिबल फॉर कंट्रोलिंग रिफ्लेक्स सेक्शन, ये बात याद रहे, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इसको रेगुलेट कर रहा होता है। बिल्कुल, हमने अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डील भी किया कि ये इसका मेन कंपोनेंट होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो काफी सारे रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो उनको फॉर्म कर रहा होता है, तो ये बात आपको याद रहे, स्पाइनल कॉर्ड जो इसको डील कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं, मोनोसाइनेप्टिक रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ हाउ मेनी केमिकल साइनेप्सिस, ये बात याद रहे, बहुत ही सिंपल सा है। मोनो एक प्रीफिक्स है जो आपको ये बता रहा है कि यहाँ पर एक ही साइनेप्स जो है वो मौजूद होगा। आपने ये बात याद रखनी है, मोनोसाइनेप्टिक के अंदर केमिकल साइनेप्सिस जो होते हैं उनकी अमाउंट, उनका जो नंबर होता है वो एक ही होता है, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रीफिक्स से इस चीज को समझा है कि मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, पेटलर और एचलेस रिफ्लेक्स आपको भी ऊपर डील करवाया कि वो मोनोसाइनेप्टिक होते हैं। तो आपने यहाँ पर एक को ऑप्ट करना है, कभी भी आपने 2 की तरफ नहीं जाना, 3 की तरफ नहीं जाना, 4 की तरफ नहीं जाना। ठीक है, तो ये बात आपको याद रहे, ठीक है, भूलनी नहीं है। All of the following about reflex section are true except, ये बात याद रहे, ये वॉलंटरी कभी भी नहीं होता। हमने यहाँ पर एक्सेप्शन तलाश करनी थी, जिसको स्टेटमेंट में हमसे पूछ रहा है कि एक्सेप्शन बताओ भाई, तो आपने ये बात याद रखनी है कि वॉलंटरी ये कभी भी नहीं होता, यही एक्सेप्शन थी, इसको ढूंढ लिया। आगे कहता है बीटा मेट इज फाउंड इन हायर एनिमल्स, बिल्कुल ठीक बात है। हमने बताना है झूठ क्या है, सच तो ये सामने लिखे हुए हैं, इट इज फाउंड इन हायर एनिमल्स, बिल्कुल ये ठीक बात है। इट इज इनवॉलंटरी, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो झूठ क्या था वो हमने तलाश कर लिया। आगे चलते हैं, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेटिक रेगुलेशन। होम्योस्टेटिक रेगुलेशन के, अब देखिए ये चैप्टर शामिल नहीं है, लेकिन ये आपने रिलेट करना है लाजमी कि आपके पास होम्योस्टेटिक रेगुलेशन के अंदर कंपोनेंट्स जो होते हैं वो डेफिनेटली होते तो 3 ही है, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, कंट्रोल सेंटर मौजूद होता है, और इसके अलावा इफेक्टर्स मौजूद होते हैं। रिसेप्टर्स के लिए ना इस होम्योस्टेसिस के चैप्टर में एक टर्म इस्तेमाल की गई है, ट्रांसड्यूसर की टर्म। अब फिजिक्स में आप डेफिनेटली इस चीज को पढ़ते हैं कि जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है, डेफिनेटली वो रिसेप्टर होता है। आप कहेंगे सर ये रिसेप्टर यहाँ पे ट्रांसड्यूसर के तौर पर कैसे एक्ट कर रहा है? तो ये भाई आप देखें ना, आप जो एनर्जी अंदर लेकर जाते हैं तो वो एक केमिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट हो तो रही है। तो फॉर एग्जांपल आपने मैकेनिकल एनर्जी कहीं पे दी, आप किसी अपनी फनी बोन के थ्रू अपनी चेयर को इस वक्त हिट करें तो आपको एक केमिकल एनर्जी सेंस होगी जो आपको ये महसूस करवाएगी कि आपकी बॉडी के अंदर कोई किसी चीज़ ने हिट किया है, या आपने खुद किसी चीज़ को वॉलंटरली हिट किया है। तो ये चीज़ आपको वहाँ से रिलेट करनी आनी चाहिए।
कि कंट्रोल सेंटर जो होता है वो इस होम्योस्टेटिक रेगुलेशन का पार्ट होता है, और रिसेप्टर्स को तभी हम ट्रांसड्यूसर जो है वो लेबल कर रहे होते हैं, ठीक है। अल्फा को ही ऑप्ट करेंगे। पीएनएस देखें यहाँ पर लिखा हुआ, बीटा के अंदर इसको एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि सीक्वेंस में कभी भी पहले नहीं आता। हाँ, अगर आप यहाँ पे इफेक्टर को देखें तो वो बिल्कुल यहाँ पर जस्टिफाई करता है, लेकिन पीएनएस की वजह से इसको रॉन्ग कर देंगे। चार्ली में कहता है सेंसरी मोटर एंड एसोसिएटिव न्यूरॉन्स, देखिए बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सीक्वेंस क्योंकि बिगड़ी हुई है तो इसको ऑप्ट नहीं करना। डेल्टा में कहता है सेरिब्रम होता है, यार ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, ठीक है। ब्रेन के पोर्शन यहाँ पे कहाँ से आ गए, होम्योस्टेटिक रेगुलेशन करवानी है, हमने यहाँ पर ब्रेन को डिस्कस नहीं करना, ठीक है भाई। यहाँ पर ये हमने 40 एमसीक्यूज को डील किया है। मैंने पूरी कोशिश की है कि यहाँ पर आपको एक आधी बात एक्स्ट्रा भी पता चले, तो डेफिनेटली यहाँ पर 80 एमसीक्यूज को हमने डील किया है। होप सो आपने पिछला टेस्ट भी अटैम्प्ट किया होगा, तो ये अगर इसको अटैम्प्ट कर लेते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आपको प्रैक्टिस बुक्स की तरफ जाने की ज़रूरत है और मजीद अपने आप को खपाने की ज़रूरत है। इन्हीं चीज़ों को बार बार देखते रहें, सोचते रहें, समझते रहें, बुक को बार बार रीच करते रहें, आपकी जो स्टडी है वो डेफिनेटली काफ़ी उससे बेहतर हो जाएगी। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।